स्टूडेंट जोन। तो आज हम लेके आ गए हैं डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर 3 को। इसमें हम कंप्लीट 2D एरे डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपका 1D एरे स्टार्ट किया था, बट उसे अभी होल्ड करके हमने 2D एरे स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 2D एरे लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे का एक मास्टर वीडियो रहेगा, जिसमें आपके सारे प्रोग्राम्स, सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 2D एरे को। तो 2D एरे क्या होता है, इससे पहले समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे नीड ऑफ 2D एरे से। किसी भी चीज की हम जरूरत देख लेते हैं कि 2D एरे की हमें नीड क्यों है, अगर मेरे पास 1D एरे था तो कल हमने देखा था 1D एरे की नीड को। कैसे देखा था हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का और एक वेरिएबल है ए टाइप का, और उसमें मैंने कोई वैल्यू डाल दी है, मान लीजिए 101, ठीक है। तो ये ए वेरिएबल मेमोरी में कैसे दिखाया था मैंने आपको कि अगर ये मेरी मेमोरी है तो ये ए वेरिएबल कुछ इस प्रकार से 101 जाएगा। हालांकि मैंने आपको दिखाया था पूरा बाइनरी कन्वर्जन करके। तो उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, ये तो एक वैल्यू आगे है, अगर मुझे 102 भी चाहिए तो ये 102 कैसे आएगा। तो अगर मैं ये लिख दूं कि a इक्वल्स टू 102, दैट मीन्स कि ये डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डिस्कशन को आगे बढ़ाया था और हमने कहा था कि हमें 60 स्टूडेंट्स के अगर रोल नंबर को स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो वहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1D एरे का, क्योंकि हम 60 वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो उस लेंथ को कम करने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, 1D एरे। अब एरे 1D क्या था, 1D एरे कुछ ये था कि मान लीजिए इंट आपका डेटा टाइप है, एरे का नाम बनाया था हमने रोल, और यहाँ बनाया था हमने एरे का साइज। तो 60 स्टूडेंट्स का रोल नंबर मुझे स्टोर करना था, ये हमने बात की थी। वेल इनफ, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूं कि मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। मैं ये चाहती हूँ कि 60 स्टूडेंट्स का रोल नंबर तो ठीक है, मैंने स्टोर करवा लिया 1D एरे यूज करके। अब मुझे 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, और वो भी 5 सब्जेक्ट्स में। तो क्या करूंगी मैं, क्या मैं 60 1D एरे बनाऊंगी, समझिए बात को। मतलब तो कुछ इस प्रकार बात चलेगी कि इंट मार्क्स 60, ये क्या करेगा, ये 60 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करेगा, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के। अगर मुझे 5 सब्जेक्ट में चाहिए तो क्या 5 एरे बनेंगे या 60 एरे बनेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 2D एरे की नीड हमें कब पड़ती है, जब मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स मुझे चाहिए किसमें, 5 सब्जेक्ट्स में। तो ये कुछ ऐसे बन सकता है, कुछ इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं कि यहाँ पे तो मैं लिख दूं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, अप टू कहां तक, 60 रोल नंबर तक, और यहाँ पे हम लिख दें सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो यहाँ सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के, सब्जेक्ट 3 के, सब्जेक्ट 4 के और सब्जेक्ट 5 के। तो इस प्रकार कुछ काम हो सकता है कि 1 से लेके 60 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट 1 के सब्जेक्ट 1 में आपके 30 मार्क्स थे, इसमें 35 थे, इसमें 40 थे, इसमें 50 थे, इसमें आपके अगेन 45 थे। इस प्रकार से इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो क्या एनालाइज कर रही हूं मैं कि अगर मुझे 5 सब्जेक्ट्स में 60 बच्चों के नंबर चाहिए, तो मेरे पास एक डेटा है रो वाइज, मतलब कि मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर को लिया है रो वाइज। ये क्या होती है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये क्या है, मेरी रोज है। तो रो एंड रो, तो स्टूडेंट्स के रोल नंबर को तो मैंने स्टोर किया रो वाइज, और सब्जेक्ट्स को मैंने स्टोर किया है कॉलम वाइज। तो दीज आर द कॉलम्स, ये मेरे कॉलम है। यानी कि अगर मुझे 60 बच्चों का डेटा स्टोर कराना है या उनके मार्क्स स्टोर कराने हैं 5 सब्जेक्ट्स में, तो मुझे रो भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी इंट्रोड्यूस होती है 2D एरे की नीड। 2D एरे का मतलब ही होता है 2 डायमेंशनल एरे, मतलब ऐसी एरे जिसमें रो भी होंगी और कॉलम भी होंगी। आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर मुझे 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं 5 सब्जेक्ट्स में, तो मुझे रो भी चाहिए,
किसके लिए? रोल नंबर लिखने के लिए, और कॉलम भी चाहिए जिससे मैं उनके मार्क्स लिख सकूं। तो यहाँ पे एक ऐसा एरे बनेगा जिसमें रो भी होंगे और कॉलम भी होंगे, और ऐसा एरे जिसमें रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? 2D एरे। अब एक बार 1D एरे और 2D एरे में अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो 1D एरे क्या होता है? कल बनाया था हमने। 1D एरे ये होता है ना, कि यहाँ पे रोल नंबर 1 है, यहाँ रोल नंबर 2 है, यहाँ रोल नंबर 3, अप टू कहां तक? रोल नंबर 60 तक। तो 1D एरे में मेरी रो क्या होती है? सिंगल होती है, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स। 1D एरे में क्या है? रो मेरी सिंपल है और कॉलम्स मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन 2D एरे में मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। 1D एरे में मैं कभी भी रो नहीं बताती कितनी रो होंगी, क्योंकि रो इसमें सिंगल ही होगी। हम सिर्फ कॉलम बताते हैं कि कितने कॉलम बनेंगे साइज के माध्यम से। मैंने यहाँ पे लिखा था int a60, तो ये 60 क्या है? ये 60 ये बता रहा है कि आपके 1D एरे में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, राइट? और रो मैं बताती ही नहीं हूं, क्योंकि 1D एरे में रो हमेशा क्या रहती है? सिंगल रहती है। लेकिन 2D एरे में मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो 2D एरे की नीड कब पड़ती है? जब मुझे रो भी चाहिए मल्टीपल और कॉलम भी चाहिए मल्टीपल, तब हम यूज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट 2D एरे को। और जब मुझे एक ही रो चाहिए होती है लेकिन कॉलम्स मल्टीपल चाहिए होते हैं, तब हम यूज करते हैं 1D एरे को। तो यहाँ हमने दो बातें देखी कि 2D एरे और 1D एरे में क्या फर्क है, और हमें 2D एरे की नीड कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। तो अगर मैं कल से कंपेयर करूं, यानी कि अपनी 1D एरे से कंपेयर करूं, तो ध्यान देंगे 1D एरे में क्या था? 1D एरे क्या था? इसमें डेटा टाइप इंटीजर, एरे का नाम रोल नंबर, और यहां पर था साइज। कुछ इस प्रकार था। लेकिन अगर हम बात करें 2D एरे में, तो 2D एरे में क्या डिक्लेरेशन है? 2D एरे की जो डिक्लेरेशन है उसका सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप, 2D एरे का नाम। तो ये दोनों चीजें तो कॉमन है, डेटा टाइप 1D एरे में भी है, 2D एरे में भी है। एरे का नाम 1D एरे में भी है, 2D एरे में भी है। अब आएगा साइज। तो क्योंकि 2D एरे में हम रो और कॉलम दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे रो साइज भी आता है और कॉलम साइज भी। अब रो साइज का मतलब क्या होता है? रो साइज का मतलब होता है कि आपके 2D एरे में कितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी, और कॉलम साइज का मतलब होता है कि आपके 2D एरे में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। अगर पहले वाला एग्जांपल लूं, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 से लेके 1 2 से लेके कहां तक? 60 तक। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूं इस 2D एरे में, तो रोज कितनी है? तो कहां तक जाएंगी रो? 60 तक। तो यानी कि इस एरे में रो कितनी है मेरी? 60। तो ये हुआ मेरा रो साइज। और इस एरे में कॉलम कितने हैं मेरे? 5। तो कॉलम साइज कितना हुआ मेरा? 5। अब सबसे पहले डेटा टाइप, एरे का नेम। जो फर्स्ट बॉक्स है यानी कि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप लिखते हो नंबर ऑफ रोज, और दूसरे में आप लिखते हो नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो डिक्लेरेशन क्या कहता है 2D एरे का? सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, एरे का नाम आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ रोज आएंगी, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। तो मेरे इस एग्जांपल में कितनी रो है? 60। और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो ये हुआ एग्जांपल, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमने देखा 2D एरे की नीड क्यों है। तो जब भी मुझे मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम चाहिए, तब मैं यूज करती हूँ 2D एरे को। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे क्या है? डेटा टाइप, नेम, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी ले रहे हो आप,
और सेकंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने यूज करोगे। तो ये बात हुई हमारे 2D एरे के डिक्लेरेशन की। अब एक 2D एरे बनाते हैं और उससे कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ओके, एक 2D एरे है मेरे पास कुछ इस प्रकार का, ठीक है। 2D एरे है तो यहाँ पे, अच्छा एक बात और, कल हमने देखा था कि 1D एरे में एरे की इंडेक्सिंग शुरू कहां से होती है, 0 से। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, तो 2D एरे में भी एरे की जो इंडेक्सिंग है वो शुरू होती है 0 से। हाउ, लेट अस सी कि मेरे पास 1 2 3 कॉलम है और 1 2 और 3 रोज है। वेल इनफ, 3 कॉलम है 3 रोज है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, और इसमें डेटा पड़ा हुआ है 20 30 40 22 26 45 11 12 31 रैंडम डेटा डाला है मैंने। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इस एरे में किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। तो इस एरे का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। मान लेते हैं इस एरे का नाम है कैपिटल ए, तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। नाम क्या है, कैपिटल ए। यहाँ आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ आएंगे नंबर ऑफ रोज और यहाँ आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट में आती है मेरी रोज। कितनी रो है, 1 2 3, 3 रोज है। कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 ही मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसके लिए। अगर एक एग्जांपल और लें तो ये मेरा दूसरा 2D एरे, R1 R2 C1 C2 और C3, मतलब कि, और डेटा डाल दिया मैंने -1 -2 30 5 20 -11। अब इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो डेटा किस टाइप का है इस एरे के अंदर, इंटीजर टाइप का। एरे का नाम मान लो क्या है, बी, तो एरे का नाम है बी। फर्स्ट वाले में रो साइज, सेकंड वाले में कॉलम साइज। तो रो साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 और 2, तो रो है मेरी 2। कितने कॉलम है, 1 2 3, कॉलम है मेरे 3। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डेटा टाइप, एरे का नाम और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगी, तो इंडेक्सिंग शुरू होती है हमेशा 0 से। तो भले ही ये पहली रो है बट इसका इंडेक्स शुरू होगा 0 से। तो 0 1 2, भले ही ये फर्स्ट कॉलम है बट कॉलम की इंडेक्सिंग भी शुरू कहां से होगी, 0 से। तो 0 1 2, यानी कि रो हो या कॉलम हो, 1D एरे हो या 2D एरे हो, जब भी बात इंडेक्सिंग की आएगी, इंडेक्सिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इन द एरे कॉन्सेप्ट। एरे के कॉन्सेप्ट में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है। तो अगर मैं यहां देखूं तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 0 1 2, तो पहली रो इंडेक्स 0, दूसरी रो इंडेक्स 1, तीसरी रो इंडेक्स 2। पहला कॉलम इंडेक्स 0, दूसरा कॉलम इंडेक्स 1, तीसरा कॉलम इंडेक्स 2। मतलब कि चाहे रो हो चाहे आपका कॉलम हो, दोनों का जो इंडेक्स है आई, वो हमेशा क्या होगा, साइज -1। कॉलम का भी साइज -1। हाउ, कॉलम साइज कितना है, कॉलम साइज मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3, लेकिन इंडेक्सिंग कहां तक जा रही है, 2 तक। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू करी है हमने 0 से। तो कॉलम जितने होंगे इंडेक्सिंग हमेशा उससे कम होगी। तो कॉलम क्या है, इंडेक्सिंग इक्वल टू साइज -1। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो साइज कितना है, 3 -1 2, और इंडेक्सिंग कहां तक गई है, 0 1 2 तक। ओके, ऐसे हमारा कॉलम के लिए, कॉलम का साइज कितना है, 3 -1 2, इंडेक्सिंग कहां तक गई है, 2 तक।
जैसे कल हमने बात की थी कि अगर मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो इंडेक्सिंग जाएगी 0 से 59 तक। तो लास्ट में हमेशा साइज से एक कम वैल्यू आएगी इंडेक्सिंग की, क्योंकि साइज हम 1 से कैलकुलेट करते हैं और इंडेक्सिंग हम 0 से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये बात हुई हमारे इंडेक्सिंग की कि इंडेक्सिंग हम कैसे कर रहे हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें एक्सेसिंग द एलिमेंट्स की, कि आप अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हो। तो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, 2D एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरे का नाम, इसको ले लेते हैं। सबसे पहले लिखा एरे का नाम ए, 2 बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने लिखा कि मुझे एलिमेंट चाहिए ए ऑफ 1 2 का, मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी रो क्या हो 1 हो और कॉलम क्या हो 2। तो देखो रो क्या होनी चाहिए 1, तो ये रही मेरी रो 1। यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात हो रही है, साइज की नहीं, इंडेक्सिंग। तो ये देखना है हमें इंडेक्स देखना है। भले ही साइज के अकॉर्डिंग ये रो दूसरी है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडेक्सिंग की। तो रो का इंडेक्स क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट रो मेरी ये रही इंडेक्स वाली, दिस इज दी रो। कॉलम क्या होना चाहिए 2, तो कॉलम क्या होगा मेरा 2। तो पहली रो में और दूसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 26। तो क्या आ गया यहाँ पे 26 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए एरे में 0 रो और 1 कॉलम, यानी कि कॉलम क्या होना चाहिए मेरा 0 और रो क्या, कॉलम क्या होना चाहिए 1 और रो क्या होनी चाहिए 0। तो रो का इंडेक्स क्या है 0, यानी कि ये वाली रो जिसका इंडेक्स क्या है 0 है, और कॉलम का इंडेक्स क्या है 1। तो कॉलम का इंडेक्स क्या है 1। तो रो 0 कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है मेरा 20। तो क्या होगी वैल्यू 20। एक और एग्जांपल, बी मैट्रिक्स में रो है मेरी फर्स्ट और कॉलम है मेरा 2। बी मैट्रिक्स में रो तो मेरी पहली है और कॉलम मेरा दूसरा है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम में कौन आ रहा है -2। इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट्स को, बेसिकली 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो। पहले आप लिखते हो रो का इंडेक्स, फिर आप लिखते हो कॉलम का इंडेक्स, फिर आप देख लेते हो कि उस इंडेक्स पे और उस इंडेक्स पे आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से हम अपने 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो हमने देख लिया नीड ऑफ एरे, हमने देख लिया इंडेक्सिंग ऑफ एरे, और हमने देख लिया एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, बेसिकली 2D एरे। अब बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले एक एरे बना लेते हैं। पहले हम देख क्या रहे हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये बेसिकली 2 तरीके से होता है। एक होता है रो मेजर, एक होता है आपका कॉलम मेजर। तो 2 तरीके से हम अपने 2D एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम मेजर एंड रो मेजर। तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी कि एरे बना लेते हैं। तो ये मेरा एरे हो गया 0 1 2 0 1 2, मतलब इस एरे में 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। एलिमेंट्स डाल लेते हैं इस एरे में हम कुछ, तो 3 4 5 7 8 10 12 20 25 रैंडम एलिमेंट्स डाले हैं। और अगर इसके लिए मुझे वो लिखना हो पूरा सिंटेक्स, तो इंट इसका नाम मान लो आप कोई भी r, तो r कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 3, ये साइज है, और इंडेक्सिंग है 0 1 2, इंडेक्सिंग है 0 1 2। अब अगर मैं
दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। पहला है रो मेजर, दूसरा है कॉलम मेजर। तो पहले देखते हैं रो मेजर को, फिर देखेंगे कॉलम मेजर को। रो मेजर और सेकंड है कॉलम मेजर। एक मेमोरी है, मेमोरी हमारी वही होगी इस तरीके से, ये मेरी मेमोरी हो गई, ये मेमोरी के बॉक्स हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है बाय द हेल्प ऑफ रो मेजर। रो मेजर का मतलब होता है कि आपके 2D एरे के एलिमेंट्स रो के फॉर्मेट में या रो वाइज स्टोर होंगे। मतलब कि पहले आपकी पूरी फर्स्ट रो स्टोर होगी। कैसे? तो पहले कौन स्टोर होगी? मेरी फर्स्ट रो, यानी कि 3, 7, 12। उसके बाद कौन स्टोर होगी? मेरी सेकेंड रो, यानी कि 4, 8, 20। और उसके बाद कौन स्टोर होगी? हमारी थर्ड रो, 5, 10, 25। तो अगर आपका एरे 2D एरे मेमोरी में रो वाइज स्टोर हो रहा है, पहले स्टोर हुई आपकी रो 1, फिर स्टोर हुई आपकी रो 2, यानी कि या फिर इंडेक्सिंग देखो रो 0, फिर स्टोर हुई हमारी रो 1 और लास्ट में स्टोर हो गई हमारी रो 2। तो डेटा कैसे स्टोर हुआ है? रो वाइज, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो ये होता है रो मेजर। अब अगर ये डेटा कॉलम वाइज होता तो ये होता कॉलम मेजर। कैसे? तो कॉलम मेजर के लिए भी अगर मैं मेमोरी बनाऊं यहाँ पे, तो कॉलम मेजर में क्या होगा? हमारा डेटा कॉलम वाइज स्टोर होगा। कैसे? तो पहला कॉलम 3, 4, 5, फिर दूसरा कॉलम 7, 8, 10 और फिर तीसरा कॉलम 12, 20, 25। यू कैन सी द डिफरेंस इन बिटवीन दैम। रो मेजर में हमारा जो मैट्रिक्स है 2D या हमारा 2D एरे, वो रो वाइज स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, और कॉलम मेजर में हमारा जो एरे है वो कॉलम वाइज स्टोर होता है। अब बात करते हैं टोटल बाइट्स की। तो कल मैंने बात की थी कि टोटल इसको मेमोरी कितनी देनी है। तो ध्यान देंगे, मैंने कल बताया था कि इंटीजर की अगर कोई एक वैल्यू है वो मेमोरी में 4 बाइट लेती है। कितनी लेती है? 4 बाइट। और हमने देखा भी था बहुत इन डेप्थ इस कॉन्सेप्ट को। अगर इंटीजर की दो आपकी होंगी वैल्यू, तो 4 2 जा 8 बाइट्स। अब यहां देखो, यहां टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरी 2D एरे में? तो टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? किसी भी 2D एरे के टोटल एलिमेंट्स निकालते हैं उसका रो इनटू कॉलम। ये आपने मैथ में भी सीखा होगा कि अगर मुझे इस पूरी मैट्रिक्स या इस पूरे 2D एरे का टोटल एलिमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितना हुआ? 3 इंटू 3 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें? 9 एलिमेंट्स है। अब इंटीजर की एक बाइट, एक वैल्यू कितनी लेती है? 4 बाइट। तो इंटीजर की 9 वैल्यू कितनी बाइट लेगी? 9 इंटू 4 36 बाइट्स। दोबारा देख लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार बोर्ड इरेज करके इस कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। तो मैंने एक 2-3 बना लेती हूँ मैं आपके 2D एरे। 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरा 2x2 का है। 0 1 0 1 2। तो मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 8 9 10 12 14 और 16। अब इस एरे को देखो, टाइप क्या है? इंटीजर। नाम मान लो इसका ए है, इसका नाम ए है,
इसका नाम बी है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी रो है इसमें? 0 1। कितनी रो है? 1 2। साइज 1 2, इंडेक्सिंग 0 1, तो 2 रो। कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इंट बी, रो साइज, कॉलम साइज। कितनी रो है इसमें? 1 2 2। कितने कॉलम है? 1 2 3। तो साइज की बात करें तो 1 2 3, और इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 3। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो कितनी है? 2 इंटू 2। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। 1 2 3 4, वेरीफाइड। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो कितने एलिमेंट हुए? 6। 1 2 3 4 5 6। ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। अब मुझे ये निकालना है कि मेमोरी में कितनी बाइट लेगा। तो इंटीजर की एक वैल्यू मेमोरी में 4 बाइट लेती है। तो अगर इंटीजर की 4 वैल्यू है तो मेमोरी में कितनी बाइट लेगी? 4 इंटू 4, राइट, यानी कि 16। इंटीजर की एक वैल्यू 4 बाइट ले रही है, तो अगर इंटीजर की 6 हमारे पास वैल्यू है तो 6 इंटू 4 24 बाइट्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपने टोटल बाइट्स। रो इंटू कॉलम करके टोटल एलिमेंट्स निकाल दो और उन टोटल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपको अपने टोटल बाइट्स पता चल जाते हैं कितनी लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? नीड ऑफ एरे देख लिया, इंडेक्सिंग ऑफ 2D एरे देख लिया, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स देख लिया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा रो मेजर से, कॉलम मेजर से, और अब हमने देखा आपकी टोटल बाइट्स को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमने रो मेजर कॉलम मेजर देखा। रो मेजर में क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो वाइज होते हैं, और कॉलम मेजर में क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज होते हैं। तो ये मेरी मैट्रिक्स है। मैं जनरली हमारा जो सी प्लस प्लस या जावा होता है वो रो मेजर पे काम करता है, और हमारा जो फोर्ट्रान होता है वो कॉलम मेजर पे काम करता है। बट स्टिल हम यहाँ पे दो टाइप के प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने काफी शॉर्ट में बताने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है? रो मेजर कॉलम मेजर। मतलब कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, प्रोग्राम क्या है कि मुझे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक बार प्रिंट कराना है कॉलम मेजर तरीके से, और एक बार मुझे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराना है रो मेजर तरीके से। ठीक है, तो रो मेजर में मैंने क्या लिखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत बार यहां से लेकर के यहां तक ये जो लूप है पूरा, ये आपका इनपुट का है, जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया है कि हम इनपुट कैसे ले रहे हैं। यहां से यहां तक ये प्रिंटर, यहां से लेके यहां तक ये जो लूप है ये आपका प्रिंट कराएगा। तो जनरली जो प्रोग्राम हमने देखा था वो हमारे रो मेजर का था। ठीक है, तो जनरली जो कॉलम मेजर रो मेजर में चेंज क्या आता है, मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रोग्राम लिखना कैसे है। अगर आपको आ जाए कि आपका मैट्रिक्स है उसको प्रिंट कराओ रो मेजर तरीके से या कॉलम मेजर तरीके से, तो हाउ डू वी राइट अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम सीखते हैं वो हमारा कॉलम मेजर होता है। अब रो मेजर में क्या चेंज आएगा, तो रो मेजर में हेडर फाइल से लेकर इनपुट लेने तक का जो कोड है वो बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो कोड है ये रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों में सेम है। फर्क कहां पे आता है? फर्क सिर्फ आता है प्रिंट कराने में। तो हम जब रो मेजर की बात करते हैं तो हम अपना रो का यानी कि आई का लूप पहले चलाते हैं और कॉलम का लूप बाद में चलाते हैं। तो जो प्रिंट होता है वो प्रिंट होता है हमारा रो मेजर में। जब आपको प्रिंटिंग कॉलम मेजर में करानी होती है तो आप लूप उल्टा चलाओगे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं चलाऊंगी कॉलम का, फिर मैं चलाऊंगी रो का। बस यही डिफरेंस है प्रोग्राम में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोबारा से जो प्रोग्राम हम बाय डिफॉल्ट सीखते हैं अपने एरे के अंदर सी लैंग्वेज में वो रो मेजर है कि कैसे इनपुट लेना है, कैसे प्रिंट कराना है। कॉलम मेजर में क्या डिफरेंस आएगा, हेडर फाइल से लेकर इनपुट लेने तक का जो सिस्टम है वो सारा सेम है। जब आप प्रिंट कराओगे तो पहले आप रो का लूप ना चलाकर पहले आप कॉलम का लूप चलाओगे, उसके
उसके बाद आप रो का लूप चलाओगे, देन आप प्रिंटफ के अंदर लिखोगे कि आप एरे प्रिंट करा रहे हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस आता है, बाकी दोनों प्रोग्राम आपके सेम होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया। तो अब हम देखेंगे 2D एरे के कोड को। इस कोड में हम क्या समझने वाले हैं, लेट अस सी। पहले कोड देखते हैं कि कोड हमसे क्या कहेगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने हेडर फाइल लगाई है, फिर हमने लगाया है मेन फंक्शन। अब हमारा कंपाइलर जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आके वो क्या देखेगा, यहाँ पे आके हमारा कंपाइलर देखेगा डेटा टाइप इंट को। क्या देखा उसने, ये डेटा टाइप है जो इंटीजर नाम का है, और क्या है, एक एरे है, ठीक है, एक एरे है। और उस एरे का साइज क्या है, 2x3। मतलब कि वो एरे कुछ इस प्रकार है कि उस एरे में हमारी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो हमारे कंपाइलर ने क्या देखा कोड में कि इंटीजर टाइप का एक एरे, विच मींस कि जो वैल्यू स्टोर होंगी इन दिस पर्टिकुलर एरे वो होंगी इंटीजर टाइप की। एरे का नाम ए है, उसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं। हालांकि मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन आपका मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं होता, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं इस एरे को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही बनाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए। तो क्या है इस एरे में, इस एरे में हमारी 2 रो हैं, ठीक है, रो 0 और रो 1, और 3 कॉलम है। तो ठीक है, बना लेते हैं कॉलम्स को। तो ये तो हो गए मेरी 2 रो, ये हो गए मेरे कॉलम्स, कॉलम 0, कॉलम्स 1, कॉलम 2, ठीक है। क्योंकि 2 रो थी, इंडेक्सिंग शुरू करी मैंने 0 से, तो 0 1, और मेरे 3 कॉलम थे, इंडेक्सिंग शुरू करी मैंने 0 से, तो 0 1 2, ठीक है। और अगर मैं इनकी वैल्यू भी लिखना चाहूं तो इसकी वैल्यू क्या है, ये मेरा रो है, ये मेरा रो है, ये कॉलम है तीनों। तो इस वाले बॉक्स की वैल्यू क्या है, 0 0, मतलब कि 0 रो 0 कॉलम। इसकी वैल्यू क्या है, 0 रो फर्स्ट कॉलम, और इसकी क्या है, 0 रो सेकंड कॉलम, राइट। नीचे वाले देखिए, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इस तरह से इनकी वैल्यू हमने लिख ली। तो ये मेरा ये वाला जो पार्ट था ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आई है और एक जे है, ठीक है। तो 2 बॉक्स हैं, 2 वेरिएबल है आई और जे। तो ये है मेरा आई नाम का और ये है मेरे जे नाम का। तो ये 2 बॉक्स बन गए, एक आई नाम का और एक जे नाम का, वेल इनफ। अब हम आते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन में क्या लिखा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन होता है हमारी सी लैंग्वेज का। प्रिंटफ के अंदर आप जो भी मैसेज लिखते हो वो तुरंत डिस्प्ले होता है आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, गॉट इट। तो जैसे ही हमारे कंपाइलर का कंट्रोल प्रिंटफ क्या आएगा, प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो कहाँ डिस्प्ले होगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। तो एक हम बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी आउटपुट स्क्रीन। तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है मॉनिटर की, जिसपे क्या मैसेज लिखा है, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मतलब कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स मांग रहा है यूजर से, तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जब यूजर को ये मैसेज दिखेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो यूजर क्या करेगा, एलिमेंट्स डालेगा कितने। अब सवाल ये उठता है कि यूजर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेगा। तो वो डिपेंड करता है कि मेरी मैट्रिक्स में या मेरी 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स हम निकालते हैं रो साइज इंटू कॉलम साइज, तो यानी कि 2 इंटू 3। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6। तो यूजर इस मैसेज को देख के कितनी वैल्यू डालेगा, 6 डालेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 12, 14, 10, 18, 22 और 26, ये यूजर ने वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर ने कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड मतलब कि इनपुट डिवाइस का यूज करके वैल्यू तो डाल दी, बट अब हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में
जो बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है मेमोरी को। इन वैल्यूज को इस मेमोरी में स्टोर कराना है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यूजर ने मैसेज देखते ही वैल्यू डाल दी, बट अब हमें अपना कोई ऐसा कोड लिखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे चली जाए, इस मेमोरी में चली जाए। अगेन मैं बोलती हूँ, मेमोरी मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होती, बट टू मेक इट मोर क्लियर मैंने इसको ऐसा दिखाया है। अब देखते हैं कि कोड में ऐसा क्या करेंगे कि ये एलिमेंट्स चले जाए आपके इस मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो लूप लगाए हैं, एक लगाया है आई लूप और एक लगाया है जे लूप। अब जो मेरा आई लूप है वो लगाया है मैंने रो के लिए, और जो मेरा जे लूप है वो लगाया है मैंने कॉलम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई एलिमेंट इसमें डालूंगी तो मुझे दो बातें पता होनी चाहिए। पहली कि वो कौन सी रो में जाएगा, दूसरी वो कौन से कॉलम में आएगा, ठीक है। तो एलिमेंट को यहां डालने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि एलिमेंट किस रो में जाएगा और पर्टिकुलरली किस कॉलम में आएगा। तो जो आई लूप है वो मुझे ले जाएगा मेरी डिजायर्ड रो में, और जो जे लूप है वो मुझे ले जाएगा मेरे डिजायर्ड कॉलम में। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इन लूप को लिखते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने आई लिया, आई किसके लिए है, रो के लिए, जे किसके लिए है, कॉलम के लिए, ओके। तो आई लिया, आई को स्टार्ट किया हमने जीरो से। सवाल है क्यों आई को हमने जीरो से ही स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि रो की इंडेक्सिंग शुरू कहां से है, जीरो से। तो भाई जहां से रो की इंडेक्सिंग शुरू है वहीं से मैंने अपने लूप को स्टार्ट कर दिया। तो रो की इंडेक्सिंग शुरू थी जीरो से, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ये जीरो से। अब ये जाएगा कहां तक, तो ये रो कहां तक जाएगी, पहले रो जीरो है फिर रो वन होगी, तो रो पहले क्या होगी, जीरो फिर होगी वन। अब क्वेश्चन, यहां मैंने टू क्यों लिखा है, टू मैंने इसलिए लिखा है कि अगर रो जीरो हो चाहे रो वन हो, दोनों ही केसेस में ये वैल्यू टू से क्या है, छोटी है। गेटिंग माय पॉइंट। पहले केस में रो वन है, जब ये लूप दोबारा चलेगा तो रो की वैल्यू जीरो से वन होगी, और इन दोनों केसेस में ये वैल्यू टू से छोटी है, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां तक मेरी रो का साइज होता है ये हमारा आई लूप वहीं तक जाएगा। जीरो से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि रो की इंडेक्सिंग जीरो है, और कहां तक जाएगा, तो जहां तक आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे जो रो का साइज दिया है ये लूप वहां तक जाएगा। ये रो का साइज है, ये रो का लूप है, टू टू, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले रो जीरो पे जाएंगे फिर रो वन पे आएंगे, तो आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस बढ़ेगी, ठीक है। जे लूप भी यही है, जे लूप हमने क्यों स्टार्ट किया जीरो से, क्योंकि कॉलम की इंडेक्सिंग भी कहां से शुरू है, जीरो से, और ये कहां तक जाएगा, तो जितना मेरा कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज कितना है डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो कॉलम का जो साइज है डिक्लेरेशन के टाइम पे वो मेरा 3 है, तो ये कहां तक जाएगा, 3। तो पहले कॉलम जीरो होगा फिर कॉलम वन फिर कॉलम टू, तो जीरो वन टू, तो कॉलम भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसलिए क्या आया, जे प्लस प्लस। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखते हैं इसको रन करके। तो हमारा कोड रन कहां तक हुआ है, प्रिंटफ के थ्रू हमने यूजर से एलिमेंट्स ले लिए हैं, हमें इन एलिमेंट्स को इन डब्बों में फिट कराना है। कैसे कराएंगे देखते हैं। तो क्या कंडीशन है कि फर्स्ट केस में आई क्या है, जीरो है, आई क्या है, जीरो है, तो आई की वैल्यू है जीरो, ओके। आई नाम के बॉक्स में क्या आ गया, जीरो। जीरो टू से छोटा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इस फॉर लूप के अंदर जाऊंगी, इस फॉर लूप में, ठीक है। मैं फॉर लूप में आ गई, यहां मुझे मिला दूसरा फॉर लूप जिसके का वेरिएबल था जे, जे की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जे की वैल्यू जीरो है, ओके। अब जे की वैल्यू जीरो है, क्या जीरो 3 से छोटा है, कंडीशन क्या है, ट्रू, हाँ जे मेरा 3 से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब मैं जाऊंगी अपने अगले वाले फॉर लूप के अंदर। तो अब मैं आ गई
जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करके उन्हें रिक्वायर्ड मेमोरी पे भेज देता है। ठीक है, तो स्कैनफ मिला। स्कैनफ में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले परसेंटाइल डी। ये परसेंटाइल डी ये चेक करेगा कि यूजर ने जो पहली वैल्यू डाली है वो और ये परसेंटाइल डी क्या दोनों सेम टाइप के हैं। तो यूजर ने डाला है 12 और 12 होता है इंटीजर, और परसेंटाइल डी भी किसके लिए यूज होता है? इंटीजर के लिए। तो हाँ, ये दोनों सेम है, ये भी इंटीजर के लिए है और ये भी इंटीजर के लिए है। वेरीफाई। अब इस वैल्यू को कहां डाल दो? तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई एंड जे। अभी इस वक्त मेरे आई की वैल्यू कितनी है? 0, जे की वैल्यू कितनी है? 0। तो कहां डालेंगे इसको? ए ऑफ 0 0 पे, मतलब कि किस लोकेशन पे? जहां पे 0 रो है 0 कॉलम है। तो जरा देखना यहाँ पे किस लोकेशन पे रो और कॉलम 0 है? तो भैया फर्स्ट लोकेशन पे रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है। तो ये 12 कहां आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा मेरे फर्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम वापस जाएंगे कहां पे? अभी हम इस j की वैल्यू को, अभी मैं स्कैनफ पे हूं, लूप से बाहर नहीं आई हूं। अब इस स्कैनफ से हम वापस जाएंगे और j की वैल्यू क्या करेंगे? 1 से बढ़ाएंगे। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? j की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगी? 1। अब 1 हो गई है। अब दोबारा देखो, क्या 1 3 से छोटा है? कंडीशन क्या है? ट्रू। तो अगेन स्कैनफ पे आओ, क्या लिखा हुआ है? परसेंटाइल डी। तो क्या यूजर के द्वारा इंसर्ट करी गई सेकंड वैल्यू इस परसेंटाइल डी से मैच होती है? हाँ, होती है। परसेंटाइल डी भी इंटीजर है और ये वैल्यू भी इंटीजर है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? एंड ऑफ ए ऑफ आई एंड जे। आई तो अब भी 0 है, लेकिन जे क्या हो चुका है? जे हो चुका है 1। तो ये सेकंड वैल्यू कहां जाएगी? जहां रो 0 होगी कॉलम 1 होगा, रो 0 होगी कॉलम 1 होगा। तो ये 17 कहां जाएगा? यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम अभी भी फॉर लूप से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि हम किस पे हैं? स्कैनफ पे हैं। तो दोबारा ऊपर गए, j++ मिला, तो j की वैल्यू को दोबारा से हमने 1 बढ़ा दिया। तो हमारे j की वैल्यू क्या हो गई है? हमारे j की वैल्यू अब 2 हो गई है। नाउ लेट अस सी। तो क्या है? एंड ऑफ a ऑफ i। i अभी भी क्या है? हमारा 0 है। j क्या हो गया है? j हमारा 2 हो गया है। तो ये वाली जो वैल्यू है यानी कि 10 कहां जाएगा? 0 ऑफ 2 पे। तो 0 ऑफ 2 पे क्या जाएगा? आपका 10 जाएगा। राइट? अभी भी हम j लूप से बाहर नहीं आए हैं। अब हम दोबारा वापस जाएंगे अपने j लूप पे और j की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो j++, तो अब j क्या होगा? अब हमारा j हो जाएगा 3। नाउ चेक द कंडीशन अगेन। क्या 3 से छोटा है? तो 3 से छोटा नहीं है, ये बराबर है, बट हमने इक्वल टू नहीं लगाया। दैट मीन्स कि ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता। तो जब मेरे ये वाले फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई जे लूप की, तो मैं अपने जे लूप से बाहर आ जाऊंगी। तो जे लूप से बाहर आने का मतलब है कि ये जे लूप मेरा कहां से स्टार्ट है? यहां से लेके यहां तक मेरा जे लूप है। तो अब मैं यहां बाहर आ गई। ध्यान देना है, मैं सिर्फ जे लूप से बाहर आई हूं, अभी भी मैं आई लूप के अंदर हूं। क्योंकि आई लूप जो है, अगर मैं थोड़ा दूर बनाऊं, आई लूप मेरा यहां से यहां तक है और जे लूप यहां से यहां तक है। तो मैं सिर्फ जे लूप से बाहर आई हूं, आई लूप के नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जे लूप से तो बाहर आ गए, तो अपने आई लूप में जाएंगे और अपनी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हूं मैं अब जाऊंगी अपने आई लूप में और अब हम अपने आई की वैल्यू को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो i++, तो i क्या हो जाएगा? i हो जाएगा आपका 0 से 1। तो i क्या हो गया? i 1 हो गया। कंडीशन चेक करते हैं, क्या 1 2 से छोटा होता है? तो हाँ, 1 2 से छोटा होता है। अब हम दोबारा आ गए हैं जे लूप के अंदर। ध्यान देना है, जब i की इंक्रीमेंटेड वैल्यू के लिए यानी कि i की बड़ी वैल्यू के लिए आप j में आएंगे, तो अब आपका j दोबारा कहां से इनिशियलाइज होगा? 0 से। ठीक है, यानी कि जो पहले हमने जे लूप की वर्किंग देखी वो तब थी जब i मेरा 0 था। अब जब मैंने i बढ़ाया
और मैंने बेसिकली लूप में री एंटर किया है। पहले एंटर किया था i इक्वल टू 0 के लिए, अब मैं री एंटर कर रही हूँ i इक्वल टू 1 के लिए। तो हमारा जो जे लूप है वो स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है अगेन हमारी जे की क्या हो गई है 0। तो जे की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। ओके, क्या 0 3 से छोटा होता है? तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो हम आ गए अपने नीचे स्कैनफ पे। कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे 8। तो क्या 8 इंटीजर है, क्योंकि परसेंटाइल डी किसके लिए है इंटीजर के लिए। अब देखो एंड ऑफ a ऑफ i एंड j, तो क्या करेंगे, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है हमारी, अगर हम यहाँ बॉक्स में देखें 1 और j की वैल्यू क्या है 0। तो ये 8 कहाँ जाएगा 1 0 पे, 1 0 पे क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा वापस जाएंगे जे लूप में। अभी जे लूप से बाहर नहीं आए हैं, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 3 से छोटा है। तो हाँ 1 3 से छोटा है। तो हम री एंटर करेंगे लूप में, क्या वैल्यू लिखी है 22 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। तो अब आपको क्या डालना है, अब आपको डालनी है इस वाले आई जे की वैल्यू। तो आई स्टिल हमारा 1 है और जे भी क्या हो गया है 0 से 1। तो ये 22 आप कहाँ डालोगे 1 ऑफ 1 पे, तो 22 कहाँ जाएगा 1 1 पे, तो 22 हमारा यहाँ आएगा। गेटिंग, दोबारा जाओ अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज करो। तो अब जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक करो क्या 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, बाहर आओ। 26 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। अब क्या डालना है a ऑफ i j। तो i क्या है i 1 है, j क्या है j 2 है। तो 26 कहाँ पड़ेगा 1 ऑफ 2 पे, 1 ऑफ 2 पे। दोबारा जाएंगे j की वैल्यू क्या होगी 2 से इस बार 3, कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 3 में छोटा है, कंडीशन अगेन फॉल्स हुई है। मैं दोबारा j वाले फॉर लूप से बाहर, तो अभी मैं j वाले फॉर लूप से बाहर हूं, दोबारा जाऊंगी किस पे i लूप पे, i की वैल्यू बढ़ेगी 2। अब कंडीशन चेक करो i लूप की, क्या 2 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। तो अब मैं i लूप से भी कहां आ गई बाहर। तो अब मैंने i लूप और j लूप दोनों को एग्जिट कर दिया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमने जो वैल्यू लिखी थी वो हमारी इस एरे में 2D एरे में जो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, यहाँ पे सारी वैल्यू हमने स्टोर करा दी है। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनपुट की। अब अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है, बेसिकली ये तो मैंने इनपुट कराया है, यूजर से इनपुट लेके इनपुट कराई है। अगर मुझे ये आउटपुट पे प्रिंट करानी है तो क्या होता है, तो देखते हैं कि प्रिंट कराने के लिए क्या होगा। तो प्रिंट कराने के लिए कोड में थोड़ा चेंज आएगा। पहले मैं ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ मिटा देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, प्रिंट कराने के लिए आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस स्कैनफ के प्लेस पे प्रिंटफ आएगा। ये एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ का कोड, यहाँ हम लिखेंगे अपने प्रिंटफ का कोड कि कैसे आप इस इनपुट को प्रिंट कराते हैं। तो हेडर फाइल मेन फंक्शन के बाद में लिखती हूँ, यहाँ पे आएगा आपका डिक्लेरेशन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद हम लिखें प्रिंट का कोड, तो क्या आएगा प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। बेसिकली ये मैसेज आएगा कि एलिमेंट्स क्या है। तो उसके बाद आप लिखो फॉर लूप, फॉर लूप लगाया मैंने i इक्वल्स टू 0 से, 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि रो क्या है 0, कहां तक जाएगा, साइज क्या है 2, i प्लस प्लस, फिर लगाया कॉलम के लिए j लूप इक्वल्स टू 0, तो ये इंडेक्सिंग कहां से शुरू है कॉलम की 0 से, साइज क्या है 3, तो कहां तक जाएगा 3 तक, j प्लस प्लस 4 लूप। अब ये दो लूप इनपुट में भी आते हैं और इसके बाद जो मैं
में भी आएंगे। चेंज कहाँ आएगा? जब मैं एलिमेंट्स को इनपुट करा रही हूं तो मैं यूज करती हूँ स्कैनफ फंक्शन का, लेकिन जब मैं उसको आउटपुट पे प्रिंट कराऊंगी तो मैं यूज करूंगी प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई जे क्लोज, जे वाला फॉर लूप क्लोज, प्रिंटफ बैकस्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट क्लोज। ये तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जब हम आउटपुट पे प्रिंट कराएंगे तो सारा कोड सेम है, बस स्कैनफ के प्लेस पे प्रिंटफ आएगा। और क्योंकि स्कैनफ में एंड ऑपरेटर आता है और प्रिंटफ में एंड ऑपरेटर नहीं आता, वो नहीं आएगा, और न्यू लाइन के लिए हमने बैकस्लैश एन लिखा है। अगर मैं इसको एक बार ड्राई करके देखूं तो एक बार छोटा सा देखते हैं, ड्राई पूरा नहीं करेंगे, स्मॉल देखते हैं। तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है जो अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। तो क्या लिखा हुआ है? मैसेज प्रिंटफ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। तो ये लिखा आएगा एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। कैसे काम करेगा ये लूप? क्या है? आई बना लेते हैं यहाँ पे, आई को, ये आई है, और यहां बना लेते हैं जे को। तो आई क्या है? आई मेरा 0 है, 0 छोटा है 2 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ। जे क्या है? जे मेरा 0 है, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आओ। क्या? परसेंटाइल डी। तो क्या जो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। तो क्या प्रिंट कर दो? प्रिंटफ में क्या कर दो? ए ऑफ आई जे, मतलब कि ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? 0, जे की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या प्रिंट करो? जो वैल्यू ए ऑफ 0 0 पे है उसे प्रिंट करो। क्या है? 12। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12। तो 12 हमारा प्रिंट हो गया। अब उसके बाद अभी मैंने फोर लूप से एग्जिट नहीं किया है, मैं फोर लूप के अंदर हूं, तो हम दोबारा जाएंगे और जे प्लस प्लस करेंगे। तो जे हो जाएगा मेरा 1, कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 3 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। अगेन आओ, ए ऑफ आई जे, तो आई तो अब भी 0 है, लेकिन जे क्या हो चुका है? जे 1 हो चुका है। तो क्या प्रिंटफ? प्रिंटफ क्या करना है? ए ऑफ 0 1, जो वैल्यू कहां लिखी है? 0 1 पे, तो क्या लिखा है आपका? 17। तो क्या प्रिंट कर दिया? 17। अगेन मैं फोर लूप में हूं, दोबारा जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? 2। तो कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 छोटा है 3 से? कंडीशन ट्रू। अगेन एंट्री इनटू फोर लूप, द ए ऑफ आई जे, आई स्टिल मेरा 0 है, जे क्या हो गया है मेरा? 2। तो क्या प्रिंटफ? प्रिंटफ पे क्या प्रिंट करेंगे? 0 2, 0 2 पे क्या लिखा हुआ है? 10। तो हमने कर दिया 10 प्रिंट। दोबारा हम फोर लूप के अंदर है स्टिल, हम गए ऊपर, जे प्लस प्लस, फोर लूप पे क्या हो गया? 3। तो कंडीशन चेक करो, क्या 3 3 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स। तो अब मैं फोर लूप से बाहर आ गई, फोर लूप से बाहर मतलब मैं यहां आ गई, और इसके बाद मैंने एग्जीक्यूट करा ये स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन, मतलब कि मेरा कर्सर अब यहां नहीं है, अब कर्सर कहां है? अगली लाइन पे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट। तो अब जो आएगा वो यहां प्रिंट होगा। फोर लूप से बाहर आई हूं, अभी आई लूप से बाहर नहीं आई हूं, तो दोबारा हम जाएंगे ऊपर और अब की बार आई की वैल्यू बढ़ाएंगे 1। कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 छोटा है 2 से? कंडीशन ट्रू। तो अब ये पूरी साइकिल पहले वाली घूमेगी। अब जिस तरीके से हमने यहां देखा था कि जब आपने आई की वैल्यू को 1 करके लूप में री एंटर किया था, तो दोबारा स्टार्ट किया था j इक्वल टू 0 से। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेंगे, 8 22 26। अगर कंफ्यूजन है तो इस वाले को रिकैप करके दोबारा देख लेना किस तरीके से हमने प्रिंट किया है। बस यहाँ स्कैनफ है, यहाँ प्रिंटफ है। तो ये कोड बेसिकली किस चीज का है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2D एरे। 2D एरे को पहले यूजर से इनपुट लो और फिर उसको प्रिंट कराओ। तो ये पूरा कोड आपको ये बताता है कि कैसे आप इनपुट लोगे। तो यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है ये पूरा, ये वाला पूरा कोड किसका है? इनपुट का।
और ये पूरा कोड किसका है, आउटपुट का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ टू 2D एरे। बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशनल के 2 एरे हैं और हमें उन्हें सम करना है। सबको पता है 2D एरे का मतलब क्या है, मैट्रिक्स। तो आपको 2 मैट्रिक्स सम करना अच्छे से आता होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा होता है। हमें ये देखना है कि हम उसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास ये वाला कोड है। ये कोड हमें क्या बता रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, और ये हमारी बेसिकली मैट्रिक्स है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगी। एक मैट्रिक्स होगी ए मैट्रिक्स, और एक होगी बी। तो इन दोनों में मुझे एडिशन करना है। तो एक मैट्रिक्स ए होगी मेरे पास 3/3 की, और एक मैट्रिक्स बी होगी मेरे पास 3/3 की। तो ये मैंने बना दी। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है 3/3 की, मैट्रिक्स ए 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो 0 1 2 3 मेरी रो है इसमें, 0 1 2 3 मेरे कॉलम है इसमें। उसी प्रकार मैट्रिक्स बी बनाई है 0 1 2 3 रो, 0 1 2 3 कॉलम। तो इन दो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो हम प्लस कराएंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो मैट्रिक्स कैसी है, बिल्कुल खाली है। तो मुझे दोनों मैट्रिक्स में पहले क्या चाहिए, पहले मुझे एलिमेंट्स चाहिए। तो अभी हमने सीखा था कि कैसे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम इनपुट लेते हैं। अभी हमने सीखा है, मैं कोड आपको रिपीट नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। आपको आइडिया बता देती हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल है आई और जे, और एक ही सम नाम की मैट्रिक्स क्यों है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी कि आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो हमारी सम मैट्रिक्स आएगी। इस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में, पहले ए और बी के इनपुट की बात कर लेते हैं। तो प्रिंटफ आएगा, प्रिंटफ यानी कि स्क्रीन, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन कुछ इस प्रकार। सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यानी कि यूजर क्या करेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स चाहिए उन्हें एंटर करेगा। कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे निकालते हैं टोटल एलिमेंट्स, रो इनटू कॉलम। कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 3, तो 3 × 3 9। टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके 9। तो 10 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 90। अभी मैंने आपको सिखाया था जस्ट इससे पहले वाले प्रोग्राम में कि जब यूजर ने एलिमेंट्स को स्क्रीन पे दे दिया है कीबोर्ड कीज की मदद से, तो कैसे आई जे लूप का यूज करके और स्कैनफ का यूज करके हम इन एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में फिट कराते हैं। तो हम कोड को रिपीट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली इन एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करा रही हूँ। तो फर्स्ट में क्या आएगा 10 20 30। तो ये मेरा पहली रो में, क्योंकि हम रो मेजर में वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं सी में, तो 10 20 30 पहली रो में, 40 50 60 दूसरी रो में, 70 80 90 तीसरी में। तो 40 50 60 70 80 और 90। तो ये हमने अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट करा दिया। कैसे कराते हैं, तो हमारा आई लूप होता है बेसिकली आपके रो के लिए, जे लूप होता है कॉलम के लिए, और हम स्कैन करा के कराते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में इनपुट लेने का लूप है। इनपुट किसके लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे क्या आएगा ए, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम क्या है ए। उसके बाद यहां तक हो जाएगा हमारा कोड। फिर अगला प्रिंटफ आएगा। अगले प्रिंटफ में क्या लेंगे, हमारी सेकंड मैट्रिक्स जिसके साथ इसे हमें जोड़ना है वो अभी खाली है, तो सेकंड मैट्रिक्स का प्रिंटफ है। तो फिर प्रिंट होगा मैसेज एंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो सेकंड मैट्रिक्स में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स। तो डाल देते हैं 9 एलिमेंट्स को, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये मैंने 9 एलिमेंट्स डाल दिए अपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए। अब वही बात है, सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी आप
देंगे इन एलिमेंट्स को ऊपर। ये आएगा मेरा फर्स्ट रो में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब क्या हो गया है कि मैंने अपनी दोनों मैट्रिक्स में ए और बी में इनपुट डलवा दिया है। तो ये वाला जो हमारा कोड है ये हमारा इनपुट का कोड है, किसके लिए? सेकंड मैट्रिक्स के लिए, और इसको हमने अभी डिस्कस किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्लस करना है। मैट्रिक्स एडिशन के लिए दो रिक्वायरमेंट होती है। पहला कि ए और बी मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3/3 आएगी। ठीक है, तो अगर ए और बी का रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी कितने की बनेगी? 3/3। उसमें भी 0 1 2 3 कॉलम है, 0 1 2 3 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं डिक्लेयर करूंगी अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स को तो उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अब हम प्लस कैसे कराते हैं? तो 10 प्लस होगा 2 में, 20 प्लस होगा 3 में, 30 प्लस होगा 4 में एंड सो ऑन। तो कोड रन करते हैं कि प्लस कैसे होना है। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल भी है आई और जे, तो यहां बना लिया मैंने आई और यहां पर बना लिया मैंने जे। अब देखते हैं कि प्लस कैसे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स में रो का इंडेक्स कहां से स्टार्ट है? 0 से, ए में भी और बी में भी। तो आई क्या है? 0। 0 3 से छोटा है। कंडीशन क्या हुई है? कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, तो हम अंदर एंटर करेंगे जे लूप में। जे क्या है? जे मेरा 0 है, वेल इनफ। अब ये 0 3 से छोटा है, तो कंडीशन अगेन हमारी क्या हुई है? ट्रू हुई है। तो आई की कंडीशन ट्रू हुई तो यहां आए, जे की ट्रू हुई है तो यहां आएंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ आई जे। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 इक्वल्स टू क्या करना है? ए ऑफ आई जे, यानी कि आई 0 जे 0 प्लस बी ऑफ 0 0, क्योंकि आई और जे की वैल्यू क्या है? 0। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए में 0 0 पर एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स ए में 0 0 पर क्या है? 10 प्लस जो मैट्रिक्स बी में 0 0 पर एलिमेंट है क्या है? 2। इनको प्लस कराओ और कहां डाल दो? सम के 0 0 में। तो 10 प्लस 2 क्या होगा? 12। तो ये 12 मुझे कहां डालना है? जो सम नाम की मैट्रिक्स है उसके 0 0 पे। तो ये 12 यहां पे आ गया मेरा सम नाम की मैट्रिक्स के 0 0 पोजीशन पे, राइट? ये हुआ इसका मतलब। तो क्या मैं आई या जे लूप से बाहर हूं? नहीं, ना तो मैं आई लूप से बाहर आई हूं और ना ही मैं जे लूप से बाहर आई हूं, मैं जे लूप के अंदर ही हूं। तो हम वापस जाएंगे अपने जे लूप पे और वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। अब क्या करो? कंडीशन रीचेक करो, तो मेरा 1 3 से छोटा है, कंडीशन अगेन ट्रू हुई है। नीचे आ गए, क्या लिखा है? सम ऑफ आई जे। आई तो अभी भी 0 है बट जे अब 1 हो चुका है, क्योंकि जे क्या हो गया है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पे आओ, ए ऑफ 0 0, आई और जे। तो आई तो अभी भी 0 है, जे 1 है, तो चेंज कर दो, जे क्या है? 1 है। बी ऑफ आई जे, आई अभी भी 0 है लेकिन जे क्या हो चुका है? जे 1 हो चुका है। क्या करो कि ए ऑफ 0 1 पे जो वैल्यू है, ए मैट्रिक्स के 0 1 पे क्या वैल्यू है? आपका 20, उसको प्लस करा दो बी मैट्रिक्स के 0 1 पे जो वैल्यू है क्या है? 3। तो 20 प्लस 3 और स्टोर कहां कराओ? सम मैट्रिक्स के 0 1 पे। तो 23 कहां जाएगा? सम मैट्रिक्स के 0 1 पे। तो यहां आ गया हमारा 23। ठीक है, इस तरह से हमने प्लस कराया। अब अगला हमें क्या करना है? अगले में हम दोबारा जाएंगे जे पे और जे की वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे, तो दोबारा प्लस प्लस, तो जे क्या हो गया मेरा? 2। जे क्या हो गया मेरा? 2। अब
कंडीशन चेक करो, क्या 2 लेस देन 3 है? तो हाँ 2 लेस देन 3 है। अगेन नीचे आओ, सम ऑफ आई जे, आई मेरा अभी भी 0 है, लेकिन जे क्या हो गया है? जे 2 हो गया है, तो जे को क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया। ए ऑफ आई जे, आई अभी भी 0 है, बट जे क्या हो गया है? जे 2 हो गया है। बी ऑफ आई जे, आई अभी भी 0 है, लेकिन जे क्या हो गया है? जे मेरा 2 हो गया है। तो क्या करना है? ए ऑफ 0 2 पे जो वैल्यू है, ए मैट्रिक्स के 0 2 पे क्या है? 30, तो इस 30 को प्लस करा दो, बी ऑफ 0 2 पे क्या है? 4, क्या आएगा? 34, और इस 34 को कहां स्टोर करा दो? सब मैट्रिक्स के 0 2 पोजीशन पे। तो सब मैट्रिक्स के 0 2 पोजीशन पे 34 हमने क्या करा दिया? स्टोर करा दिया। ठीक है, अभी भी मैं किस लूप के अंदर हूं? आपके जे लूप के अंदर हूं। तो हम वापस जाएंगे, जे को बढ़ाया मैंने, तो जे क्या हो गया मेरा? 3। कंडीशन चेक करो, क्या 3 3 से छोटा है? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं इस फॉर लूप से क्या आ गई? बाहर आ गई। तो मैं फॉर लूप से तो बाहर आई हूं, लेकिन आई लूप से बाहर नहीं आई हूं। तो फॉर लूप से हम बाहर हैं इस टाइम पर, लेकिन आई लूप के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा जाएंगे आई लूप के पास और आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे। तो आई की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब क्या करो? कंडीशन चेक करो, क्या आई लेस देन 3 है? हाँ आई लेस देन 3 है। री एंटर करो। मैंने बताया था कि जब आई की वैल्यू इंक्रीज करके आप जे लूप में री एंटर करते हो, तो जे की वैल्यू वापस कहां से शुरू हो जाती है? 0 से। तो यानी कि जे लूप हमारा दोबारा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। तो जे लूप की वैल्यू दोबारा 0 है। तो क्या 0 छोटा है 3 से? कंडीशन ट्रू, हाँ 0 छोटा है 3 से। नीचे आ जाओ, सम ऑफ आई जे, आई कितना है इस बार? आई 1 है। जे कितना है अभी? जे 0 है। ए ऑफ आई जे, आई कितना है? आई मेरा 1 है। जे जे कितना है? जे 0 है, प्लस बी ऑफ आई जे, आई मेरा 1 है और जे मेरा 0 है। क्या करना है? ए ऑफ 1 0 पे जो एलिमेंट है, तो 1 0 पे क्या है? ए में 40, इस 40 को प्लस करा दो बी ऑफ 1 0 से। तो बी मैट्रिक्स के 1 0 पे क्या है? 5, तो क्या आएगा? 45, और इस 45 को सब मैट्रिक्स के 1 0 पे स्टोर कराओ। तो सब मैट्रिक्स का 1 0 ये रहा, तो ये 45 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, वेल इनफ। अब हम क्या करेंगे? अभी हम जे लूप के अंदर ही हैं, तो दोबारा से जे लूप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो जे प्लस प्लस से जे हो जाएगा मेरा 1। कंडीशन चेक करो, क्या 1 लेस देन 3 है? हाँ 1 लेस देन 3 है। दोबारा लूप के अंदर आए, सम ऑफ आई जे, आई 1 है, अब की बार क्या हो गया है? जे भी 1 हो गया है, तो आई अब भी 1 है, जे भी क्या हो गया है मेरा? 1। क्या करना है? ए मैट्रिक्स के 1 1 पे क्या वैल्यू है? ए मैट्रिक्स के 1 1 पे वैल्यू है 50, और बी मैट्रिक्स के 1 1 पे वैल्यू है आपकी 6, यानी कि 56। और ये 56 यानी कि 56 हम कहाँ डालेंगे? सब मैट्रिक्स के 1 1 पे। तो ये 56 हमने डाल दिया यहाँ। ओके, अभी भी मैं किसके अंदर हूं? जे के अंदर। तो जे को दोबारा क्या करेंगे? प्लस। तो जे क्या हो गया मेरा? 2। 2 लेस देन 3, कंडीशन क्या है? ट्रू। नीचे आओ, आई मेरा अभी भी 1 रहेगा, बट अब जे क्या हो जाएगा? 2। तो जहां जहां जे की वैल्यू 1 है, वहां वहां क्या कर दो? 2 कर दो। करना क्या है? ए मैट्रिक्स का 1 2 क्या है? 60। बी मैट्रिक्स का 1 2 क्या है? 7। कहां डालना है 67? सब मैट्रिक्स के 1 2 पे। तो 67 आ गया आपका यहाँ पे। दोबारा क्या करो? जे की वैल्यू बढ़ाओ, तो जे क्या हो जाएगा? 3। कंडीशन चेक करो, क्या 3 लेस देन 3 है? कंडीशन फॉल्स। तो दोबारा मैं जे लूप से बाहर आ गई, आई से नहीं जे से बाहर आई हूँ। तो जब मैं जे लूप से बाहर आती हूँ, तो मैं वापस
और उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। तो i की वैल्यू अब हो गई है 2। कंडीशन क्या है? 2 लेस देन 3, कंडीशन हमारी ट्रू है। और जब जब i की बढ़ी हुई वैल्यू के साथ हम फॉर लूप में यानी कि जे लूप में री एंटर करते हैं तो हमारा जे दोबारा कहां से शुरू हो जाता है? 0 से। ये मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब जब i की वैल्यू इंक्रीज होगी और आप जे लूप में री एंटर मारोगे i की बड़ी वैल्यू के साथ तो आपका जे लूप दोबारा स्टार्ट होगा 0 से। तो मेरा जे लूप दोबारा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। तो 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। नीचे आ जाओ। सम i j, इस बार i क्या है? 2, अभी j क्या है? 0। i क्या है? 2, j क्या है? 0। i क्या है? 2, j क्या है? 0। करना क्या है कि a ऑफ 2 0 पे जो वैल्यू है 70 उसको प्लस करा दो b ऑफ 2 0 पे, क्या है? 8, 78, और कहां डाल दो? सम ऑफ 2 0 पे 78। ओके, किसके अंदर हूं? जे लूप के अंदर, तो जे को प्लस कर दो तो जे की वैल्यू प्लस होके 1, कंडीशन ट्रू। आई अब भी 2 है, जे क्या क्या हो गया है? जे हो गया है इस बार 1 और 1। क्या वैल्यू है 2 1 पे? 80 प्लस 9, तो क्या है? 89। कहां डलेगा? सम ऑफ 2 1 पे क्या डल गया आपका? 89। इसके अंदर हूं जे लूप के अंदर, दोबारा वैल्यू बढ़ा दो 2, कंडीशन 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। वापस आओ, आई तो अब भी क्या है? 2, जे क्या हो गया है? जे 2 हो गया है, तो जे को हर जगह क्या कर दो? 2 कर दो। तो यहाँ पे क्या है? ए मैट्रिक्स के 2 2 पे क्या है? 10, बी मैट्रिक्स से 2 2 पे क्या है? सॉरी, ए मैट्रिक्स से 2 2 पे क्या है? 90, और बी मैट्रिक्स से 2 2 पे क्या है? 10। तो 100 कहां पड़ेगा? 90 प्लस 10, 100 कहां? सम के 2 2 पे, तो ये हो गया आपका 100। दोबारा जे की वैल्यू बढ़ाओ, चेक करो, कंडीशन क्या हो गई? 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम जे लूप से बाहर आ गए। और जब जब हम जे लूप से बाहर आते हैं हम वापस किसके पास जाते हैं? हमारे आई लूप के पास, और उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं। तो अब हम कहा जाएंगे? हमारे आई लूप के पास। तो आई क्या हो जाएगा? 3। कंडीशन चेक करो आई लूप की, 3 लेस देन 3। अब की बार आई लूप की कंडीशन में क्या है? फॉल्स। तो आई लूप से भी क्या आ जाएंगे हम? बाहर। तो अब हम यहां आ गए हैं और हमने अपने सम को करा लिया है, बट ये इंटरनल मेमोरी के अंदर हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी सम मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे कराएंगे? हम लिखेंगे प्रिंटफ में सम ऑफ 2 एरे, और यहां मेरी स्क्रीन पर क्या आएगा? दोबारा एक मैसेज आएगा मेरी स्क्रीन पर, यहां पर सम ऑफ 2 एरे, ठीक है। होगा क्या? प्रिंट कैसे कराते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगी दोबारा से, क्योंकि वही स्टेप्स फॉलो होते हैं आई और जे के। समझ लेते हैं हम बस एक बार। किसे प्रिंट कराना है? इसको प्रिंट कराना है। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट है? सम नाम की मैट्रिक्स में भी 0 से। कितनी रो है इसमें? 3, और आई की वैल्यू क्या होती रहती है? प्लस प्लस। तो ये किसका है? हमारा रो का। कॉलम कितने हैं इसमें? 3, और इंडेक्सिंग शुरू कहां से है? 0 से, और कॉलम कितने हैं इसमें? 3, 0 1 2, तो कहां तक गया? 3 तक, जे प्लस प्लस। अब क्या लिखते हैं? क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है तो क्या लिखूंगी? प्रिंटफ परसेंटाइल डी सम ऑफ आई जे। सम नाम की मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, आई और जे, उसके आई और जे की वैल्यू बताएंगे। और नेक्स्ट लाइन, ये भी अभी हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स को अगर प्रिंट कराना होता है तो कैसे कराते हैं। तो ये जो 2 कोड हमने छोड़े समझाने के लिए, ये थे इनपुट के और ये है प्रिंट का। सब कोड सेम रहता है, बस इनपुट में स्कैनफ आता है, यहाँ एंड के साथ मैट्रिक्स का नाम और आईजे, और आपके आउटपुट में प्रिंटफ आता है, एंड नहीं आता, और यहाँ मैट्रिक्स का नाम। तो इससे क्या होगा? हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये प्रिंट होके आ जाएगी। 12 23 34 45 56
67, 78, 89 और 100। तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, इस वाले कोड से प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखेंगे अपने 2D एरे का मल्टीप्लिकेशन। तो वही जैसे हमारे पास एडिशन के टाइम पे दो एरे थे, मतलब कि दो मैट्रिक्स थी ए और बी, ठीक है, उनको हमने प्लस कराया था। यहाँ बेसिकली मैंने आपको सारा कोड एक्सप्लेन नहीं किया है, बता देती हूँ मैं। इसके पहले आप क्या करेंगे, इसके पहले आप एक मैट्रिक्स लेंगे ए, एक मैट्रिक्स लेंगे बी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका साइज 3/3 लिया है, तो ए मैट्रिक्स का साइज 3/3 है, बी का 3/2 है। तो आप आई लूप और जे लूप लगा के इन दोनों मैट्रिक्स का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो इनपुट लेने के बाद हमारी वैल्यू ऐसे मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन हमें कैसे करनी है। मल्टीप्लीकेशन जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि यहाँ पे आई जे और के लूप भी आता है। तो यही आके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली हम के लूप क्यों ले रहे हैं। तो पहले इसका लॉजिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोड पे आएंगे और ड्राई रन करके देखेंगे कि आखिर लॉजिक कहता क्या है। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है। तो मैथमेटिक्स में हम सबने पढ़ा हुआ होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आपस में बराबर हो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर है तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मेरे एग्जांपल में मैंने ऑलरेडी इनको बराबर लिया है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा 3 है और रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स भी मेरा 3 है, तो मेरे केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये बराबर नहीं होगी तो आप वहां पे लिखेंगे कि पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ए का है डायमेंशन 3/3, बी का डायमेंशन है 3/2 और ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी सी, उसकी डायमेंशंस मुझे निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सी की डायमेंशन कैसे बनती है, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर हो तब पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जहां पे आप रिजल्ट स्टोर कराएंगे, फाइनल मैट्रिक्स होगी, उसकी डायमेंशन कैसे डिसाइड होती है, तो रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इससे आप डिसाइड करते हैं आपकी सी की डायमेंशन। तो बेसिकली जो मेरी सी यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी डायमेंशन क्या है, 3/2, 3/2 यानी कि 0, 1, 2, 3 उसमें रोज है, 0 और 1, 2 उसमें कॉलम है। पहली बात तो ये। अब देखते हैं तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 3 लूप लगाने हैं। तो समझते हैं कि 3 लूप हम क्यों लगाएंगे। तो पहले आई और जे को समझते हैं। ये आई और जे लूप जो लगेगा, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ समझने की या याद करने की। आप ये देखो कि आई लूप कहां तक जाएगा, तो जहां तक मेरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रो है वहां तक आपका आई लूप जाएगा, राइट। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की यानी कि सी मैट्रिक्स की रो कहां तक है, 3 तक है, तो आई लूप कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ओके, कैसे स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रो क्या है, 3, तो आई लूप कहां तक गया मेरा, 3 तक। ओके, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं मेरे, 2, तो आई लूप कहां, जे लूप कहां तक गया, 2 तक। तो ये टेक्निक है बेसिकली याद करने की कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो डायमेंशंस होती है रो एंड कॉलम की, वहीं तक आपके आई और जे लूप जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि के लूप हमने क्यों लिया। इस लॉजिक को समझते हैं, यही इस प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस कराना है, मतलब 2 into 2 करना है मुझे। तो मुझे a ऑफ 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है b ऑफ 0, 0 के साथ, ठीक है। फिर मुझे प्लस कराना है इसको किसके साथ, a ऑफ 0, 1 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे b ऑफ, तो b में इसके साथ क्या रो है इसका, 1, और कॉलम क्या है इसका, 0। फिर मैं प्लस करूंगी इसको, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो इसका क्या डायमेंशन है,
साथ। तो बी का रो क्या है 2, कॉलम क्या है 0। तो जब मैं इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर लूंगी तब मेरी वो वैल्यू आएगी जो यहां पे आनी चाहिए, राइट। ऐसी मल्टीप्लीकेशन होगी, इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, और इसे कंप्लीट करके बेसिकली ये कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम C ऑफ 0 0 पे लिखेंगे। अब ध्यान दें अगर हम, तो इसमें ए मैट्रिक्स में ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मतलब कि यहां की वैल्यू निकाली जाएगी। इसमें मेरा रो क्या है, रो मेरा कंटिन्यू 0 है। रो क्या है मेरा कंटिन्यू 0 है, और बी मैट्रिक्स में कॉलम मेरा कंटिन्यू 0 है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मेरा ये वाला लूप और ये वाला लूप, राइट। ए मैट्रिक्स में रो मेरी कंटिन्यू 0 0 0 है क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप के लिए यानी कि यहां के लिए अपनी रो को 0 ही रखने वाली हूं, और बी मैट्रिक्स का कॉलम मेरा कंटिन्यू 0 है क्योंकि इसके लिए जैसे रो 0 रहेगी वैसे ही हर स्टेप के लिए कॉलम भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अब ये आई लूप मुझे रो तक पहुंचाएगा, जे लूप मुझे कॉलम तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं रो पे आ गई, मैं कॉलम पे आ गई, लेकिन इस रो की पहले स्टेप में मुझे ये वैल्यू लेनी है इसके साथ मर्ज करके, दूसरे स्टेप में मुझे ये लेनी है इसके साथ मर्ज करके, और तीसरे स्टेप में मुझे ये लेनी है इसके साथ मर्ज करके। ये मुझे कौन सा लूप बताएगा, दोबारा देखिए, आई लूप पहुंचाएगा मुझे रो तक, रो 0 तक, और जे लूप पहुंचाएगा मुझे फर्स्ट स्टेप पे कॉलम 0 तक। लेकिन रो 0 में भी और कॉलम 0 में भी मुझे 3 स्टेप चलना है, 0 1 2 0 1 2। तो ये जो स्टेप्स है ये मुझे कौन देगा, मैं यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जे मेरा 0 ही रहना चाहिए, रो की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती क्योंकि रो भी मेरी 0 ही रहनी चाहिए। बस देखना क्या है कि जब यहाँ आओगे तो पहले स्टेप पे ये मिलना चाहिए इसके साथ, दूसरे में ये मिलना चाहिए इसके साथ, तीसरे में ये मिलना चाहिए इसके साथ। ये हमें कौन देगा, तो ये हमें हमारा के देगा। कौन देगा, के। गेटिंग माय पॉइंट। तो के की वैल्यू हमने स्टार्ट की 0 से, क्योंकि देखो कहां से स्टार्ट है 0 से, ठीक है। कहां तक जाएगा के 3 तक जाएगा। हाउ डू वी नो, 0 1 2 कितनी बार चलेगा 3 बार, 1 2 3, और यहां पर भी कितनी बार 1 2 3। तो स्टार्ट कहां से होगा 0 से, कितनी बार चलना चाहिए 3 बार, तो कहां तक जाएगा 3 तक। तो पहले के की वैल्यू 0 होगी, फिर के की वैल्यू 1 होगी, फिर के की वैल्यू 2 होगी। तो बेसिकली ये और ये जो है, ये जो ऑपरेशन है ये मुझे किससे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा मेरे के लूप से। दोबारा अगर रिपीट करूं, आई लूप मुझे रो तक पहुंचा देगा, जे लूप मुझे कॉलम तक पहुंचा देगा, लेकिन इस रो में और इस कॉलम के साथ भी मुझे 3 स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में मैं ये और ये लूंगी, सेकंड स्टेप में मैं ये और ये लूंगी, थर्ड स्टेप में सेम रो कॉलम में मैं ये और ये लूंगी। तो उस रो में 0 रो और 0 कॉलम में बेसिकली ऐसे 0 रो और 0 कॉलम में जो 3 स्टेप मुझे चलना है वो मुझे कौन चलाएगा, वो मुझे मेरा के लूप चलाएगा। रो 0 कॉलम 0, बट ये जो 3 स्टेप मुझे चलने हैं ये कौन चलाएगा, ये मुझे मेरा के चलाएगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक तीसरा लूप लेते हैं, के लूप। उसके बाद क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये ड्राई रन कैसे होगा। तो ड्राई रन देख लेते हैं इसका। ये सी नाम की मैट्रिक्स यहां बना देते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 0 1 0 1 2। देखो सबसे पहले आई है और जे है और हमारा के है। अब देखते हैं तो फर्स्ट में क्या है, आई मेरा 0 है, आई मेरा 0 है, 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू। हम एंटर करेंगे जे लूप में, जे मेरा 0 है, ओके।
0 लेस देन 2, कंडीशन मेरी ट्रू। अब एंटर करूंगी फॉर लूप के अंदर। तो जब मैं जे लूप के अंदर आऊंगी तो एक तीसरा वेरिएबल मिला सम। सम मिला मुझे, और इस सम की क्या वैल्यू इनिशियलाइज है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब हम आए अंदर तो k मिला, k की क्या वैल्यू है? 0। 0 लेस देन 3, कंडीशन मेरी ट्रू है। अब ये क्या लिखा है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या लिखा है ये, पहले हम ये देखते हैं। सम प्लस, तो सम प्लस a ऑफ i j, a ऑफ i j, i और j, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू i k, k की वैल्यू 0 प्लस मल्टीप्लाई b k i, k की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0। तो क्या हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सम प्लस a ऑफ i। समझेंगे इस बात को? ये i मुझे क्या दे रहा है? ये i ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप पे मैं कौन सी रो पे हूं, फर्स्ट रो पे। और k मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट एलिमेंट पे हूं मैं। गॉट इट? b k, k क्या इंडिकेट कर रहा है? j इंडिकेट कर रहा है कि मैं 0 कॉलम पे हूं, और k इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैं इस कॉलम के इस एलिमेंट की बात कर रही हूं। तो देखते हैं सम की वैल्यू क्या है, फिलहाल 0 है, प्लस a ऑफ 0, 0 पे क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो क्या हो गया ये? 0 प्लस 4। और ये पूरी वैल्यू मुझे कहां देनी है? सम को। ये पूरी वैल्यू मुझे कहां देनी है? सम को। यानी कि ये हो गया सम इक्वल्स टू 4। तो जो सम मैंने इनिशियलाइज किया था 0, अब वो क्या हो गया है? 4। तो सम की वैल्यू हमने किस में चेंज कर दी? 4 में। कहां पर हूं मैं? अभी मैं यहां पर हूं। ठीक है, अभी मैंने लूप से बाहर नहीं आई हूं, तो हम दोबारा लूप चलाएंगे और अपनी k की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? अपनी k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। क्यों? इन दोनों का काम तो हो गया, अब k की वैल्यू एक बढ़ेगी, तो मैं रो 0 में रहूंगी, कॉलम 0 में रहूंगी, लेकिन अब मैं सेकंड वैल्यू पे आऊंगी। तो जब k की वैल्यू 0 से 1 होगी तो मैं इस पे आऊंगी और यहाँ पे इस पे आऊंगी। देखते हैं कैसे। हम ऊपर गए, k की वैल्यू क्या है? प्लस प्लस, तो k मेरा 1 हो गया। कंडीशन चेक करते हैं, 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या है? ट्रू है। नीचे आ जाओ, सम इक्वल्स टू सम, इस टाइम सम क्या है मेरा? 4 प्लस a ऑफ i k। तो i मेरा अभी भी क्या है? 0, क्योंकि मैं अभी भी 0 रो पे हूं। k क्या हो गया है? k हो गया है मेरा 1, मतलब ये वाला एलिमेंट। देखते हैं अभी, इंटू b, b में क्या है? k ऑफ j, k ऑफ j। तो k क्या है? 1, j क्या है मेरा? अभी भी 0। अब देखते हैं क्या होगा। तो सम इक्वल्स टू 4 प्लस a ऑफ 0 1 पे क्या है? 0 रो 1 कॉलम पे क्या है? 0 मल्टीप्लाई b ऑफ 1 0 पे क्या है? b मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 0 कॉलम पे क्या है? 3, यानी कि 3 इंटू 0 0, तो 4 प्लस 0 4। तो मतलब कि सम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 0 ऐड हुआ है। तो सम मेरा अभी भी क्या रहेगा? 4 रहेगा, बिकॉज हमने क्या ऐड किया? 0, और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे। तो आई लूप ये देगा, जे लूप ये देगा, के उस पर्टिकुलर रो कॉलम में एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। अब हम k को दोबारा इंक्रीज करेंगे, तो k प्लस प्लस k हो गया मेरा 2 लेस देन 3, कंडीशन अगेन ट्रू है। दोबारा लिखो, सम इक्वल्स टू सम प्लस, या फिर सम की वैल्यू लिख लेते हैं। सम क्या है मेरा? 4 प्लस a ऑफ i स्टिल 0 है, k 2 है, मल्टीप्लाई b k ऑफ j। तो b k क्या है? 2, j मेरा अभी
भी क्या है 0। 4 प्लस a ऑफ 0 2 पे क्या है 0, 2 पे क्या है 1 मल्टीप्लाई b ऑफ 2 0 पे क्या है 1, तो 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 5। तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 5, तो सम को कर दो चेंज, सम क्या हो गया है मेरा 5 हो गया है। ओके, दोबारा जाओ के लूप पे, के क्या हो गया मेरा 3, कंडीशन चेक, क्या 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स होगी ध्यान देंगे तो हम किस लूप से बाहर आएंगे, के लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है, आई और जे को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई है के लूप की, तो हम के लूप से बाहर आ गए, के लूप से बाहर हम यहां आ गए। यहां क्या लिखा हुआ है ये कि जो भी आपकी सम में इस टाइम पे वैल्यू है उसे आप कहां असाइन करो, सी ऑफ आई जे में। तो सी ऑफ आई जे का मतलब सी आई जे, आई क्या है 0, जे क्या है 0 और सम में क्या वैल्यू है 5, तो ये 5 मुझे कहां असाइन करना है, सी मैट्रिक्स के 0 0 पोजीशन पे। तो सी मैट्रिक्स के 0 0 पोजीशन ये रही और ये 5 मेरा यहां आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसी तरीके से हमारी आई और जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी और पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। पूरा मैं आपको ड्राइवर नहीं कर सकती बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसे आप ट्राई करेंगे खुद से। मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था बता दिया कि के लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम के लूप यूज करते हैं, बिकॉज एक टाइम पे आपको एक रो और एक कॉलम मिलेगा, सेकेंड स्टेप में क्या आपको ये रो मिलेगी और ये कॉलम मिलेगा, बट उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं के लूप का। तो आज का जो हमारा मास्टर वीडियो था वो था कंप्लीट 2D एरे का डिस्कशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2D एरे क्या है, उसकी हमें नीड क्यों है, कैसे हम 2D एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं, रो मेजर, कॉलम मेजर, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ सीखा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, स्टे